जय श्री कृष्णा। आप सभी दर्शक मित्रों का श्री जी एस्ट्रोलॉजी चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आजकल हम विवाह के विषय में वीडियो बना रहे हैं और इसमें विवाह से संबंधित जब हम कुंडली मिलान करते हैं तो उससे संबंधित किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किन बातों का नहीं रखना चाहिए, इस विषय पर बातचीत आजकल के वीडियो में चल रही है। पिछले 3 वीडियो में मैंने बकुड़ दोष के बारे में आपको बताया था। आज मैं आपको नाड़ी दोष के बारे में बताऊंगा और इस पर हम चर्चा करेंगे। मित्रों, आजकल कुंडली मिलान होती है तो उसमें सबसे बड़ा जो चिंता का विषय होता है वह होता है नाड़ी दोष, नाड़ी का नहीं मिलना। और उसके कारण जो लड़का और लड़की होते हैं उनके माता पिता काफ़ी परेशान रहते हैं कि नाड़ी दोष हो रहा है, नाड़ी नहीं मिल रही है, और इसके कारण अच्छे अच्छे रिश्ते भी हाथ से निकल जाते हैं। तो नाड़ी दोष कैसे देखा जाए और इसके क्या नियम हैं, उसको आज हम जानेंगे। तो मित्रों, जिस प्रकार वैद्य लोग नाड़ी देखकर पता लगाते हैं, वैसे ही ज्योतिष में भी नाड़ी देखकर पता लगाया जाता है कि भाई ये नाड़ी अगर हैं तो वहाँ पर विवाह संभव नहीं है, उचित नहीं है। अब उसका कारण क्या है? बहुत से लोग ये बोलते हैं कि यार नाड़ी ऐसा क्या है कि नाड़ी दोष देखा जाता है। मित्रों, नाड़ी हमारी पल्स या हमारी नसों को बोलते हैं और इसका सीधा सीधा असर यही है कि यदि नाड़ी दोष में विवाह होता है तो कहीं न कहीं आपके स्वास्थ्य को लेकर समस्याएं उत्पन्न हो जाएगी, पति पत्नी के स्वास्थ्य को लेकर समस्याएं उत्पन्न हो जाएगी और जीवन भर वह समस्याएं फिर चलती रहेगी। और इस प्रकार के दोष न हो कि वैवाहिक जीवन इस प्रकार रोगमय बन जाए, दूषित हो जाए, इसके लिए नाड़ी दोष देखी जाती है और समझी जाती है और उसी के अनुसार विवाह किए जाते हैं। मित्रों, हमारे आयुर्वेद शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 3 नाड़ियाँ हैं: आदि, मध्य और अंत। आदि को आद्य नाड़ी भी बोलते हैं और अंत को अंत्य नाड़ी भी बोलते हैं। आदि नाड़ी वात का प्रतिनिधित्व करती है, मध्य नाड़ी पित्त और अंत नाड़ी कफ का। अब मित्रों, ये जो तीनों नाड़ियाँ हैं इनको 9 नक्षत्रों में बांटा गया है। तो अश्विनी, आर्द्रा, पुनर्वसु, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, ज्येष्ठा, मूल, शतभिषा और पूर्वा भाद्रपद, यह 9 नक्षत्र आदि नाड़ी में आते हैं। मध्य नाड़ी में भरणी, मृगशिरा, पुष्य, पूर्वा फाल्गुनी, चित्रा, अनुराधा, पूर्वाषाढ़ा, धनिष्ठा और उत्तरा फाल्गुनी, यह 9 नक्षत्र आते हैं। और अंत्य नाड़ी में कृतिका, रोहिणी, आश्लेषा, मघा, स्वाति, विशाखा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण और रेवती, यह 9 नक्षत्र आते हैं। अब मित्रों, ये जो नक्षत्र होते हैं इनका सीधा है कि इन नाड़ियों में जैसे कोई मध्य नाड़ी का है लड़का और लड़की भी मध्य नाड़ी की है तो वह विवाह दोष माना जाता है, नाड़ी दोष माना जाता है। लड़का अंत्य नाड़ी का है, लड़की भी अंत्य नाड़ी की है तो वहाँ वैवाहिक जीवन के लिए यह शुभ नहीं माना जाता, यहाँ पर नाड़ी दोष माना जाता है। लेकिन मित्रों, नाड़ी दोष को समझना आवश्यक है क्योंकि नाड़ी दोष इतना ही नहीं है, इसको समझना अत्यंत आवश्यक है। तो इस बात को समझने के लिए हम आगे चलते हैं। तो नाड़ी दोष में विशेषकर मित्रों कर्क, वृश्चिक और मीन राशियां जो होती है वही नाड़ी दोष में विशेष रूप से आती है।
उसमें भी क्योंकि यह विप्र राशियाँ होती हैं, चंद्रमा इन राशियों पर होता है, तब यहाँ नाड़ी दोष होता है। और इसमें भी यदि पुष्य नक्षत्र हो, विशाखा नक्षत्र हो, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र हो, रेवती नक्षत्र हो तो दोष नहीं लगता है। मित्रों, वैसे नाड़ी दोष विप्र वर्ण को ही लगता है, ब्राह्मण वर्ण को ही लगता है, ब्राह्मण को ही लगता है, अन्य को नहीं लगता। लेकिन ब्राह्मण को लगता है, इसका मतलब ये नहीं कि हम जाति से ब्राह्मण हैं इसलिए लग रहा। कोई जाति से दूसरी है कि भाई मैं राजपूत हूँ या मैं अन्य जाति का हूँ, जैन हूँ या मैं ओबीसी का हूँ, तो मुझे नाड़ी दोष नहीं लगेगा, ऐसा नहीं है मित्रों। और ब्राह्मण भी है तो ज़रूरी नहीं उसको भी नाड़ी दोष लगे, क्योंकि यहाँ पर जो बताया गया है ज्योतिष शास्त्र में वो ये बताया गया है कि नाड़ी दोष जिसका विप्र वर्ण है, विप्र वर्ण यानी कि राशियों के अनुसार जो वर्ण होता है, जो ज्योतिष में वर्ण आता है, जिसमें अष्टकूट मिलान होता है राशियों को देखने के लिए, तो उन अष्टकूट मिलान में एक वर्ण भी होता है। और वह वर्ण यदि विप्र वर्ण है तो ही आपको नाड़ी दोष लगता है। अब मित्रों, यह नाड़ी दोष जो लगता है इसमें भी यहाँ पर यह है कि इन 3 राशियों को ही विशेष लगता है, अन्य राशियों पर कोई विशेष दोष नहीं लगता है। लेकिन यहाँ पर भी कुछ बातें हैं और उन बातों को हमको जानना चाहिए, और वह बातें क्या है इसको हम आगे जानते हैं। देखिए, लड़का और लड़की के जो नक्षत्र होते हैं, जहाँ पर हम कहते हैं कि एक ही नक्षत्र होने पर नाड़ी दोष लगता है, तो एक बात का ध्यान रखिएगा कि प्रत्येक नक्षत्र 4 चरण का होता है। प्रत्येक नक्षत्र 4 चरण का होता है, और इसमें भी दोनों के ही नक्षत्र यदि अलग अलग हैं तो अलग बात हो गई। लेकिन यदि एक ही नक्षत्र हैं तो वहाँ नाड़ी दोष बनेगा। लेकिन उनके 4 चरण होने पर यदि उनके चरण में भेद है तो भी नाड़ी दोष नहीं लगेगा। यानी कि लड़के का पहला चरण है और लड़की का तीसरा चरण है तो दोष नहीं लगने वाला। लड़की का दूसरा चरण है और लड़के का चौथा चरण है तो भी दोष नहीं लगने वाला। लेकिन हाँ मित्रों, यहाँ पर एक बात अवश्य देखिएगा जिसको हम पदावेद बोलते हैं। इस चीज़ को अवश्य देखिएगा और समझिएगा कि जो नक्षत्र होते हैं उस नक्षत्र में यदि दोनों ही लड़के और लड़की का, वर और वधू का एक ही नक्षत्र है और उनके चरण यदि दूसरा और तीसरा चरण है तो यह दोष लगेगा। दूसरे और तीसरे चरण को हमेशा दोष लगेगा। एवं यदि पहला और चौथा चरण है तो भी दोष लगेगा। मान लीजिए लड़के का पहला चरण है और लड़की का चौथा चरण है तो भी दोष लगेगा। और मान लीजिए कि लड़की का तीसरा चरण है और लड़के का दूसरा चरण है तो भी दोष लगेगा। नक्षत्र का मतलब कि उन लड़के और लड़की के नक्षत्र का चरण, तो वहाँ पर दोष लगेगा। तो इन बातों को आप अवश्य ध्यान रखें कि वहाँ पर आपको इन बातों का ध्यान रखना है कि पदावेद में कि इस प्रकार से अगर नक्षत्र के चरण आ रहे हैं तो वहाँ पर दोष लगना ही लगना है। अब इसमें भी मित्रों, यदि दोनों की एक ही राशि है और नक्षत्र अलग अलग हैं तो दोष नहीं लगने वाला। राशि एक ही है लेकिन नक्षत्र दोनों के अलग अलग हैं तो दोष नहीं लगने वाला। और यदि मित्रों उनकी राशियां 2 हैं और नक्षत्र 1 हैं तो भी दोष नहीं लगने वाला। यानी कि एक ही नक्षत्र में दोनों जन्मे हैं और उनके राशियां दोनों की एक ही हैं तो भी वहाँ पर दोष नहीं लगेगा। जैसे कि कृतिका नक्षत्र हैं तो वह मेष राशि में भी आता है और वृषभ राशि में भी आता है। तो इस प्रकार नक्षत्र एक है लेकिन राशियाँ 2 है तो भी यह दोष नहीं लगता है। इसी प्रकार मित्रों 14 नक्षत्र जो होते हैं
उनमें यह दोष नहीं लगता है। अब वह 14 नक्षत्र कौन कौन से हैं वह मैं आपको अवश्य बताऊंगा, लेकिन वहाँ पर एक कंडीशन अप्लाई होती है। और कंडीशन क्या अप्लाई होती है कि उन 14 नक्षत्र में दोष तब नहीं लगेगा जबकि अष्टकूट मिलान में जो ग्रह मैत्री होती है जिसके 5 अंक होते हैं, उन 5 अंकों में से मिनिमम कम से कम 3 से ज़्यादा अंक प्राप्त होने चाहिए ग्रह मैत्री में। यदि 3 से ज़्यादा अंक प्राप्त होते हैं तो ही वह 14 चरण में जो मैं आपको बताने वाला हूँ वहाँ पर आपको नाड़ी दोष नहीं लगेगा। उसमें पहला है भरणी नक्षत्र, जो कि मेष राशि का है। पहला भरणी नक्षत्र है। एक बात अवश्य ध्यान रखिएगा कि जो नक्षत्र बता रहा हूँ इनका पदाभेद अवश्य देखें। यदि यहाँ पर इन नक्षत्रों का दूसरा और तीसरा चरण है या पहला या चौथा चरण है तो दोष लगेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। राशि मैत्री आपको देखनी ही है कि कम से कम 3 से ज़्यादा गुण मिले। तो भरणी नक्षत्र, कृत्तिका नक्षत्र, रोहिणी नक्षत्र, मृगशिरा नक्षत्र, आर्द्रा नक्षत्र, पुष्य नक्षत्र, मघा नक्षत्र, विशाखा नक्षत्र, अनुराधा नक्षत्र, श्रवण नक्षत्र, धनिष्ठा नक्षत्र, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र और रेवती नक्षत्र। इन 14 नक्षत्रों में मित्रों आपको नाड़ी दोष नहीं लगेगा, लेकिन ग्रह मैत्री 3 से अधिक अंक की हो। मैक्सिमम अंक 5 होते हैं और उसमें 3 से ज़्यादा अंक प्राप्त हो। और चरण का पदाभेद देखना है कि दूसरा व तीसरा चरण ना हो और पहला व चौथा चरण ना हो। इसके अलावा मित्रों यहाँ पर हम देखते हैं कि कन्या और धनु राशि ही छूटती है इन 14 नक्षत्रों में और लगभग 10 राशियाँ पूर्ण रूप से आ जाती है। तो इस प्रकार मित्रों हम नाड़ी दोष जो देखते हैं वह एक बड़ा विषय है और यहाँ पर कंप्यूटर के द्वारा यदि हम देखते हैं तो वहाँ पर हमें पूर्ण रूप से इसके फल नहीं प्राप्त हो पाते हैं। दूसरा, अगर जो ज्योतिषी पंडित लोग हैं यदि उनको इतनी जानकारी नहीं है तो वहाँ पर भी अच्छा रिश्ता हाथ से निकल जाता है। तो इतनी बारीकी से देखना आवश्यक है। और यदि किसी को नक्षत्र ये नाड़ी का दोष है तो उसका परिहार क्या है, उसका उपाय क्या है। वैसे तो मित्रों यदि नाड़ी दोष होती है तो उसका उपाय लगभग नहीं होता है, लेकिन फिर भी यदि शास्त्रों के अनुसार चलें तो वहाँ पर एक उपाय होता है और वह यह है कि संपुट के साथ 1.25 लाख महामृत्युंजय मंत्र के जप हो। संपुट के साथ तो महामृत्युंजय के जप हो। और यदि किसी वर वधू की विवाह हो चुका है और ये नहीं करवाया है तो वर वधू मिलकर दोनों और 1.25 लाख का जाप करे। वर भी 1.25 लाख करे, वधू भी 1.25 लाख करे संपुट के साथ, या फिर किसी ब्राह्मण लोग से करवाएं। हालांकि ब्राह्मणों से करवाना काफ़ी यह काम महंगा पड़ जाता है, क्योंकि 1.25 लाख के संपुट के साथ जाप करना कोई छोटा मोटा काम नहीं है, खाने का विषय नहीं है। तो वहाँ पर यदि पंडितों से, कर्मकांडी ब्राह्मणों से करवाया जाता है तो 1.5 लाख से ऊपर ही बजट बनता है इसका। और यदि आप कर सकते हैं तो आप स्वयं से करें और हो सके तब तक इस बात को टालें कि नाड़ी दोष वाले से विवाह आपका न हो। हालांकि यह बात है कि रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुष्य, विशाखा, श्रवण, उत्तराभाद्रपद और रेवती ये नक्षत्र ऐसे होते हैं कि इन नक्षत्रों में नाड़ी दोष मान्य नहीं होता है, नहीं देखा जाता है। तो एक बात ध्यान रखिए मित्रों आप कि नाड़ी दोष लगभग इतनी यदि काट हो देखी जाती है तो लगभग बहुत मुश्किल से नाड़ी दोष प्राप्त होगा। लेकिन क्या करते हैं लोग कि बस वो तुरंत इन 3 को देख लिया और इसमें वो नक्षत्र देख लिया कि दोनों की एक ही नाड़ी आ रही है, दोनों का एक ही नक्षत्र आ रहा है, तो फटाक से पंडित लोग बोल देते हैं कि यार इनको तो नाड़ी दोष पड़ रहा है। ऐसा नहीं है। यहाँ पर ये सारी चीज़ें देखना आवश्यक है कि भाई नक्षत्रों का पदाभेद क्या हो रहा है,
और विप्र वर्ण का वह है या नहीं। और यहाँ पर ये जो नक्षत्र शास्त्रों में बताए गए हैं कि उन नक्षत्रों में यदि ग्रह मैत्री में अच्छे गुण प्राप्त हो रहे हैं और पदाभेद नहीं दिख रहा है तो फिर वहाँ पर नाड़ी दोष परिलक्षित नहीं होगा। तो मित्रों, आज आशा करता हूँ कि आपको मैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार अच्छे से समझा पाया हूँगा कि नाड़ी दोष किस प्रकार हमको समझना है। आप भी देखिए कुंडली खोल के कि आपकी कुंडली में नाड़ी दोष बन रहा है या नहीं। जिस लड़की के साथ आपके विवाह होने वाला है या हो चुका है तो भी आप देखिए कि कहीं उस कुंडली में नाड़ी दोष तो नहीं। यदि आप स्वास्थ्य को लेकर परेशान हैं, पति पत्नी स्वास्थ्य संबंधित आपको समस्याएं ज़्यादा आ रही है तो नाड़ी दोष देखिए कहीं आपकी कुंडली में है तो नहीं। यदि है तो उसके लिए फिर आप 1.25 लाख संपुट के साथ महामृत्युंजय के जाप करें। आपको इसमें काफ़ी रिलीफ मिलेगा, काफ़ी शांति मिलेगी। तो धन्यवाद मित्रों।